ये स्टूडेंट्स टोटल मेरे पास अभी एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का, और जो बहुत ही काम का पेपर है, जो बोर्ड में इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वैसा क्वेश्चन पेपर है। इसमें कितने चैप्टर्स हमने कवर किए उसकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14। मतलब आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर पास करवाने के लिए, आपको पासिंग होने के लिए इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस इसके लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस इस पेपर में हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि फाइंड द HCF पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द HCF ऑफ 5404 एंड 4800 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है, HCF ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है हमको, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे ढूंढेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो क्या करना है हमको, फैक्टराइजेशन मेथड में 5404 यहाँ पे लिखो, देन क्या करोगे 4800 यहाँ पे लिखो, यानी कि दोनों नंबर को हमको फैक्टर करना है। आपको सबको आता है, ये बहुत इजी है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी इसको हमको शॉर्ट आउट करना है। क्या करना है, लास्ट में कौन सा डिजिट है 4, यहाँ पे लास्ट में कौन सा डिजिट है 0, मतलब कौन से नंबर हो गए ये इवन नंबर, कौन से हो गए इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स का क्या रूल है, 0 हो सकता है लास्ट में, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। अगर लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट करता हूँ डिवाइड करना, इसको भी 2 से स्टार्ट करता हूँ डिवाइड करना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4, डायरेक्टली डिवीजन करना आना चाहिए आपको। 2 2 जा 4, एक बचेगा 2 7 जा, देन क्या होगा वापिस 0 आएगा और 2 2 जा। आप बोलोगे सर कैसे आए, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवीजन कर लेता हूँ। कैसे डिवीजन करना है, 5404 को डिवाइड करना है 2 से। क्या करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, एक बचा, ऊपर से आया 4, 2 7 जा कितना होगा 14, क्या बचेगा 0 0, ऊपर से आया 0, तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऊपर 0 दे दो। यहाँ पे आएगा 4, क्या करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है। तो आंसर बन गया 2702। अगेन में इवन नंबर है, कौन सा है इवन नंबर। ऐसा हो तो साइड में इवन नंबर लिख के रखना है। क्या करना है हमको, इवन नंबर ना पता चलता हो तो इवन नंबर लिख दो 0 2 4 6 8। इसमें से अगर कोई भी लास्ट डिजिट आता है तब तक 2 को ही चलाना है, तब तक क्या करना है 2 को ही चलाना है। ओके, अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्योंकि 7 तक टेबल बोलना है, तो 2 3 जा 6 होगा, एक बचेगा 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, क्या होगा यहाँ पे 2702 बराबर। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है। 2 3 जा 6, कितना बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 0, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्या करना है, वापिस क्या आएगा ऊपर से 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, तो आ गया 1351, क्या आएगा 1351। सो नाउ 1351 इज अ नंबर। अब देखो लास्ट में आया 1, मतलब इवन नंबर नहीं है, तो मतलब 2 की बारी नहीं हो सकती। तो क्या करना है, नंबर 2 के बाद कौन सा आता है 3 से डिवीजन कर सकते हैं, 3 से डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन 3 से डिवीजन करने का एक डिविजिबल रूल है कि ये सभी नंबर को प्लस कर दो, ये सभी नंबर को क्या कर दो प्लस कर दो। तो 1 + 1 2, 2 प्लस ये दोनों का प्लस करोगे तो 8, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10। क्या हो रहा है 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, और 10 अगर 3 के टेबल में आएगा तो ही वो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 10 3 के टेबल में आता नहीं है। 3 3 क्या होता है, 3 3 होता है 9, इसलिए ये नंबर, ये पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। अगर 3 के टेबल में नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा 5 की बारी। लेकिन 5 से डिवीजन करने के लिए और एक रूल है, 5 से डिवीजन करने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 नहीं है, मतलब ये ना 3 के टेबल में आएगा ना 5 के टेबल में आएगा। तो अब कौन सी बारी आएगी 7 की, किसकी बारी आएगी 7 की। 7 से ट्राई करके देखते हैं हम लोग, किससे डिविजिबल करते हैं इसको, 7 से डिविजिबल करके देखते हैं। 1351 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, तो 7 1 जा 7 करो, यहाँ पे कितना बचेगा 6, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे से क्या आएगा 5, तो 7 9 जा 63, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये 7 के टेबल में आएगा।
7 से डिवाइड करते तो 193। अभी देखो ऑलरेडी 7 तक पहुंच चुके हम लोग। डिवीजन करने में पहले दो से ट्राई करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का एक रूल है, सबसे पहले 2 से ट्राई करो, फिर उसके बाद 3 से ट्राई करो, फिर 5 से ट्राई करो, फिर 7 से ट्राई करो। मतलब ये नंबर में 2 चला गया, 2 से कर लिया, 3 और 5 दोनों नहीं आए थे, हमने अभी 7 से ट्राई कर लिया, बराबर। अब फिर से वापिस 3 में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में 3 लिखा तो वापिस 3 से ट्राई करो, नहीं। अगर 3 से होता तो पहले ही हो जाता, बराबर। फिर भी हम लोग अब एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 1 + 9 कितना होता है, 10। 10 + 3 क्या होता है, 13। अगर ये सबका प्लस करोगे तो टोटल आता है 13। तो ऑलरेडी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 4 12 होता है, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। और ये 7 से हुआ था, लेकिन 7 के टेबल में भी ये नंबर नहीं आता है, क्योंकि ये 193 अगर मान लो कि 11 से ट्राई करोगे तो भी नहीं आएगा। मतलब ये नंबर प्राइम नंबर है, तो 193 1 सा 193 एज इट इज रहेगा, ठीक है। दिस इज द प्राइम नंबर। और ये आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखो इससे पहले ये फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर जब लास्ट में आता है ना, वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से ये चैप्टर में पहले एक मेथड थी जिसको बोलते हैं यूक्लिड मेथड, तो वो मेथड बहुत अच्छी थी, ताकि आपको अगर ये नंबर अगर प्राइम नंबर होता ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर अभी वो मेथड निकल चुकी है, तो हमको कैसे भी करके इसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। पहला सॉल्यूशन हो गया है, अब हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। अगेन 2 से 2 2 सा 4, 2 4 सा 8 0 0, क्योंकि 0 0 एज इट इज। अगेन 2 से करोगे 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 0 0। देन आएगा 2 से अगेन 2 6 सा, देन 0 0। अगेन 2 से 2 3 सा, देन 0 0। अगेन 2 से, जब तक 0 है, इवन नंबर है, तब तक हम लोग 2 से कर सकते हैं। 2 से करोगे 2 1 सा 2, 1 बचेगा, 2 5 सा 10, अगेन 0, वापिस 2 से होगा। अगेन 2 से 2 7 सा 14, 1 बचेगा, 2 5 सा 10। मतलब यहां तक आपको 2 से डिवाइड करना रहेगा। अब क्या होगा, ये देखो 5 आ गया है। आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, लेकिन पहली वाली किसकी करनी है, 3 की। तो क्या करोगे, 7 + 5 = कितना होता है, 12। तो 3 4 सा 12 होता है। इसलिए ये पूरे के पूरे नंबर को हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले 3 से करता हूं, तो 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 1 बचेगा, और 3 5 सा 15, मतलब 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। अब लास्ट में कौन सा डिजिट है, 5। हमने 2 से कर लिया, 3 से कर लिया। अब कौन सी बारी आएगी, 5 की, और लास्ट डिजिट 5 का है, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो सकता है। 5 5 सा 21, सॉरी 25, माय मिस्टेक, 5 5 सा 25, और यहाँ पे आएगा 5 1 सा 5, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट आउट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये पूरा शॉर्ट आउट हो चुका है, तो हमको ऐसा लिखना है। एचसीएफ ढूंढने के लिए पहले पहला नंबर लिखो 5404। आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी, मतलब आपकी नोटबुक के अंदर या आपके जहाँ पे सप्लीमेंट्री में अगर एग्जाम में लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों को फैक्टर बना देना है इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से। जब लास्ट में 1 1 डिजिट आ जाए, फिर वहां पे रुक जाना है, और ऐसे करके नीचे आपको नंबर लिखने वापिस से। और ये जो फैक्टर बने, ये जो आंसर बने, उस आंसर को यहाँ पे लिखना है 2 × 2 × 7 × 193 इज द प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। देन दूसरा नंबर लिखो 4800। तो 4800 में कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, सॉरी 6 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 टाइम तो ओनली 2 है, तो 6 टाइम 2 लिख दो। देन क्या है, 3 5 5। तो क्या है, आगे लिखते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 3 देन 5 देन 5, यानी ये कंटिन्यूअस इतने नंबर्स है। अब हमको क्या ढूंढना है, HCF। क्वेश्चन किसका था, फाइंड द HCF। हमको तो HCF ढूंढना है। कैसे HCF ढूंढेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग HCF बोलते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन मतलब दोनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो पहला वाला 2 है, यस, इधर भी 2 है, यस। तो यहाँ पे 2 बार 2 है, और यहाँ पे तो 6 बार 2 है, तो इसमें से 2 2 2 ले लो। यानी ये दोनों 2 का एक बार लिखना है, और ये 2 2 का एक बार लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 बार 2 लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या करना है, 2 बार जो दोनों में जो लिख रहा है उसको सिंगल बनाना है। तो ये दोनों कॉमन मतलब 1 टाइम, ये दोनों कॉमन मतलब 1 टाइम, ठीक है। यहाँ पे 7 और 193 है, क्या यहाँ पे 7 और 193 नहीं है, तो बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है सिवाय कि ये 2 बार 2। तो बस यही आपका HCF बन जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा 4, इट इज योर फाइनल आंसर। तो HCF ऑफ दिस वन कौन सा नंबर है, 5404 एंड 4800। तो HCF आएगा आपका, क्या आएगा, 4 इज द आंसर। 4 इज द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस, यानी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो, ऐसा होता हो वीडियो को पॉज करने के बाद। Now the next question is find the HCF of 1260 and 7344. The next question of the HCF is 1260, 1260 and 7344. आपको भी मेरे साथ साथ ट्राई करते रहना है। क्या है, अगेन इवन नंबर है, पीछे 0 है, पीछे 4 है, तो 2 से स्टार्ट करना है।
क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 6 12, देन 2 3 6 और क्या हो जाएगा पीछे 0, 6 3 0, अगेन 0 है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 6। देखो डायरेक्टली आपको डिवीजन आना चाहिए, आप जैसे डायरेक्ट डिवीजन करोगे तो उसमें आपका काम फास्ट होगा। 2 3 6, 0 के अभी 3 आएगा तो 2 2 1 2, 3 तक बोलना है, पर बचेगा 1, तो 3 5 10। अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो 3 6 3 0 को हम लोग डिवीजन करेंगे फटाफट से। 2 3 6, आ गया 0, ऊपर से आया 3 3 1 2 1 2, एक बचेगा, ऊपर से 0 आएगा, 2 5 10, इस तरीके से 3 1 5 आंसर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 3 1 5, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो क्या करना है ये सबका प्लस करके देखो, तो 3 + 1 + 5 कितना होगा 9, 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 9, इसीलिए ये पूरे नंबर को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिविजिबल रूल है। अब क्या होगा यहाँ पे 3 1 3, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, 3 5 15, और इसमें गलती होकर माइनस में मतलब 0 मार्क्स हो जाते हैं। क्यों, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 5 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं यहाँ पे डिवीजन करवाता हूँ। क्या करना है हमको, डिवीजन करना है 3 1 5 का डिवाइड करना है 3 से, 3 1 3, यहाँ पे हो गया 0, अब यहाँ पे आएगा 1, लेकिन डिवाइड का रूल है कि एक एक सिंगल नंबर ही उतरता है, तो यहाँ पे 3 का टेबल तो स्टार्ट ही होता है, तो 3 1 3 से, यहाँ पे क्या है 1, पॉज करो तो यस। नाउ ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, अगर 1 नीचे आया तो 3 1 3 से, तो टेबल ही 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 के टेबल में 1 तो आने के कोई चांसेस ही नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा दूसरा नंबर नीचे लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरा नंबर तभी नीचे ले सकते हैं जब ऊपर 0 का टैक्स देना पड़ता है, समझना है, तो ही वो दो नंबर साथ में होंगे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, तो यहाँ पे आएगा 105, इसलिए यहाँ पे बीच में 0 डालना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं 3 1 3, 3 5 15 करते हैं, पर 15 3 तो 45 होता है भाई, ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ज्यादातर स्टूडेंट की यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान देना, तो 105 का आंसर। अब क्या करेंगे 1 + 0 + 5, तो 6 होता है, ये भी 3 के टेबल में आएगा, 3 से वापस स्टार्ट करो, 3 3 9, एक बचेगा, 3 5 15, अब 3 से नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 3 + 5 करोगे तो आंसर बनेगा 8, और 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट डिजिट 5 का है, तो 5 के टेबल में करना है, तो 5 7 क्या हो जाएगा 35। आपको कम से कम 20 तक तो टेबल आने ही चाहिए, गलती से भी नहीं, आपको ठीक से पढ़ना है, 10th में हो तो कम से कम 20 तक टेबल आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे 5 का टेबल हो गया है, 5 7 35 हो गया है, अब इसकी बारी खत्म हो गई, अब इसकी बारी शुरू करते हैं, लास्ट में 2 4 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, और क्या आएगा यहाँ पे 2 3 6, एक बचेगा, 2 6 12, वापिस एक बचेगा, 2 7 और 2 2, ठीक है, यस। अब करेंगे हम लोग 2 से, तो आएगा यहाँ पे 2 1 2, एक बचेगा, 2 8, देन क्या आएगा यहाँ पे 2 3 6, एक बचेगा, 2 6, ठीक है। अगेन फिर से बता देता हूं, ऐसा होता है हम लोग डिवीजन कर सकते हैं 3 6 7 2, क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे आएगा 6, 2 8 16, यहाँ पे आएगा 0 0, ऊपर से आएगा 7, देन क्या होगा यहाँ पे 2 3 6, एक बचेगा, क्या होगा यहाँ पे 2, तो 2 6, ठीक है। अब वापिस 2 से करोगे तो किस तरीके से होगा 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, देन क्या आएगा यहाँ पे 2 1 2, देन क्या आएगा, एक बचेगा, तो यहाँ पे 8 2 8 16, बराबर। आपको डिवीजन करते जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगेन 2 से 2 4 8, एक बचेगा, 2 5 एक बचेगा, 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 and 9, 4 5 and 9, तो यहाँ पे लास्ट में भी 9 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी 2 से नहीं हो पाएगा, क्या करना पड़ेगा, सबका प्लस करो, 4 + 5 + 9, टोटल होता है 18, मतलब 3 के टेबल में आता है 3 6 18, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी आपका 18 आंसर आ सकता है 3 के टेबल में, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 3 से ट्राई करो, 3 1 3, एक बचेगा, 3 5 15, और हो जाएगा 3 3 9, क्या हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। वापिस ट्राई करते हैं, 1 + 5 6, 6 + 3, यानी अगेन 3 से होगा, 3 5 15, 3 1 3, अगेन 3 से ट्राई करो, 3 17 और 17 1, 17 इज द प्राइम नंबर, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका शॉर्ट आउट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 6 0, लिखना है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7, देन दूसरा नंबर है 7 3 4 4, क्या करोगे 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार है 2 1 2 3 4 टाइम्स है, देन 3 3 3 3 टाइम्स है,
तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 17। देखो तो यहां तक दिख रहा है, आ रहा है इसमें, ठीक है चलो। देन आएगा HCF। HCF का मतलब ओके, HCF का मतलब दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे 2 बार 2 है तो नीचे भी 2 बार 2 है, एक्चुअली 4 बार है लेकिन हमको 2 टाइम्स लेना है। देन 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है तो ये 2 टाइम्स 3 को ले लो, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है क्योंकि 3 टाइम्स है तो उसमें 2 टाइम्स लेना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है लेकिन 17 है तो नहीं चलेगा, बराबर। तो हमको सिर्फ यही दो नंबर लेने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 जो दोनों में दिखता है उसको एक बार लिखना है सिंगल टाइम करके, और यहाँ पे दोनों में 3 3 लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 9 4 जा कितना होता है 36। इट इज योर आंसर। या 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। इट इज योर आंसर ऑफ द HCF। तो HCF आएगा इसका 36। आप वीडियो को पॉज करके फिर से इसको लिख सकते हो, ठीक है। इतना डार्क दिख रहा है। Now the next question is find the HCF between the 4052 and 12576। ये टेक्स्ट बुक का भी सवाल है और बोर्ड में पूछा गया भी सवाल है, और ऐसे बड़े क्वेश्चन ही ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 4052। अब तो आपको HCF आ गया होगा, इसके बाद हम लोग LCM के सम लेंगे, ठीक है। अभी हमको HCF के सम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा 12576 12576। अब क्या करना है, पहले यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से स्टार्ट करो। 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 0, 2 2 जा 4 सॉरी हाँ 2 2 जा 4, एक बचेगा, यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12। क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 0, देन 2 2 जा 4 अगेन एक बचेगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। अगेन 2 से क्योंकि 6 है 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 2 1 जा 2 और यहाँ पे आएगा 2 3 जा। पर ये 1013 जो आया वो है प्राइम नंबर। 1013 क्या है, ये बात याद रख ही लेना आप लोग। ये अगर जब भी 4052 का क्वेश्चन पूछा जाए तो 1013 इज द प्राइम नंबर। तो दूसरे किसी नंबर से ट्राई मत करना, डायरेक्टली 1013 कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें टाइम बिगड़ेगा आपका। ओके नाउ यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 2 जा 4, एक बचेगा, 2 8 जा और आएगा 2 8 जा, ये वाला बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ 12576 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, ऊपर से 5 आएगा, यहाँ से आएगा 5, देन 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से आएगा 7, तो 2 8 जा 16, वापिस बचेगा 1, ऊपर से आएगा 6 और बन जाएगा 2 8 जा 60, ठीक है। तो 0 0 आंसर आएगा 6288। यानी 12576 को अगर हम लोग डिवीजन करते हैं, 12576 को अगर डिवीजन करते हैं तो 6288 इज द आंसर। 6288 is the answer, ठीक है। Now again 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है 3 1 4 4। Then 2 से करो 2 1 जा 2, एक बचेगा, 2 5 जा 10, एक बचेगा, 2 7 जा और 2 2 जा, ठीक है। अगेन 2 से यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14, एक बचेगा, 2 8 जा, एक बचेगा, यहाँ पे 2 6 जा, ठीक है 2 6 जा 12। आपको ना पता चले तो साइड में डिवीजन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमको फटाफट क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट आउट करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6, एक बचेगा 2 9 जा और यहाँ पे आएगा 2 3 जा, ठीक है। अब देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया, सबका प्लस करोगे तो 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये होता है 6 + 9 यानी आएगा 15, तो 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 131 इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 131 इज द प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ वी आर शॉर्ट आउट हियर 4052 इक्वल टू बनेगा 2 मल्टीप्लाई 1013, वेरी शॉर्ट। देन है यहाँ पे 12576, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 बार 2, तो 5 बार 2 मतलब 2 टाइम मतलब 5 टाइम्स 2 है, बराबर। 1 2 3 4 5 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है 131 और हम लोग HCF ढूंढेंगे। HCF का मतलब है जो दोनों में कॉमन दिखे वो, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही जो दिख रहा है 2 टाइम्स वही मल्टीप्लाई में कॉमन है। यहाँ पे 131 है और यहाँ पे 1013 है, ये दोनों में बहुत फर्क है और ये बाकी नंबर उसमें है ही नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा 2 × 2 क्या बनेगा हमारा 4। इट इज योर HCF। ऐसे ही बोर्ड में सवाल पूछे जाएंगे HCF के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग HCF के सम को स्टॉप करते हैं और इसके बाद में हम लोग LCM के सम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी HCF ही ढूंढना है पर इसमें थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑलरेडी LCM दे दिया है और LCM का हमारा एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो LCM ऑफ AB, ये चैप्टर का सबसे बड़ा फॉर्मूला। LCM ऑफ AB इक्वल टू क्या है A × B
अपॉन में क्या आएगा HCF ऑफ AB। इसका मतलब है कि अगर पहले वाले दो नंबर को दिए हैं, वो दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये दोनों नंबर की बात चल रही है, ये A है ये B है, तो ये दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे और साथ में इसका HCF से इसका डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा LCM। पर हमको तो यहाँ पे आंसर तो LCM दे दिया है, हमको पूछा है HCF ढूंढना है, तो फॉर्मूला से ही जाना है हमको। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में ये डिवाइड में है तो ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन शॉर्ट ये दोनों के हम लोग प्लेस चेंज करते हैं, बराबर। तो क्या करना है हमको यहाँ पे ऐसे कैसे रखना है, इसी फॉर्मूला पे से हमको कर देना है HCF ऑफ AB, यानी हमको ढूंढना क्या है HCF। LCM जो दिया है वो LCM को कहाँ पे ला दो, डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला यही पे ये रहेगा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा, और LCM को क्या कर देना है नीचे लेके आ जाना है। फॉर्मूला वही का वही है। हमने क्या किया, LCM दे दिया है, HCF ढूंढना है, या HCF दिया होगा LCM ढूंढना है। तो HCF अगर दिया है तो ऐसे कैसे ही फॉर्मूला करना है, दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई और अपन में HCF करना है। लेकिन यहाँ पे HCF नहीं दिया, यहाँ पे LCM दे दिया, जो LCM को नीचे ला दो और HCF को ऊपर लेके जाओ, तो वही का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCF ढूंढना है तो A मल्टीप्लाई B। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 91 इज योर A एंड 143 इज योर B। तो यहाँ पे A और B की जगह पे क्या लिखूंगा, 91 मल्टीप्लाई बाय 143 डिवाइड बाय LCM हमको दिया है 1001। क्या दिया है, 1001। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 1001 वो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि LCM दिया है तो सीधी सी बात है किसी के टेबल में आएगा। अब हमको ये देखना है वो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। देखते हैं पहले, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 7 के टेबल में आता है या और किसी के टेबल में आता है कि नहीं। पहले हम लोग ट्राई करते हैं 7 से, 1001, या फिर 11 से ट्राई करके देखते हैं। पहले 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 सा क्या होगा 7, कितना बचेगा यहाँ पे 3, ऊपर से आएगा 0, तो देन क्या हो जाएगा 7 4 सा 28, बराबर। कितना बचेगा अभी 2, और लास्ट में आएगा 1, तो यहाँ पे ये 7 से ये टेबल में आ रहा है, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 सा कितना होगा 143 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। इन शॉर्ट ये 1001 है, वो 91 मल्टीप्लाई बाय 143 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 1001 है, वो क्या बनेगा 143 7 सा, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 143 बनता है 1001। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो ऊपर नीचे दो दो नंबर सेम दिख रहे हैं, 143 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो 143 डिडक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपका ये आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो 91 डिवाइड बाय, यानी कि ये दोनों का ये दोनों सेम नंबर है, दोनों को मैंने कट कर दिया। अब हमारा आंसर क्या बन रहा है, तो HCF ऑफ AB का मतलब क्या है 91 एंड 143 इक्वल टू हमारा आंसर बनता है यहाँ पे 91 डिवाइड बाय क्या है 7। हम लोग को क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे HCF इक्वल टू 91 अपॉन 7। लेकिन 7 के टेबल में करने जाओगे तो 13 7 सा क्या होता है, 13 7 सा होता है। 13 मल्टीप्लाई 7 कर दो तो आपका 90 बनाएगा, 7 7 कट कर दो तो हमारा आंसर क्या बनेगा 13। तो HCF हमारा क्या आएगा 13, ये हमारा आंसर हो गया। हमको पूछा था HCF ढूंढने का, तो HCF का आंसर आएगा हमारा 30। वेरी मच सिंपल। लेकिन हमको क्या करना था, फॉर्मूला के थ्रू जाना था। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ये फॉर्मूला को कम से कम आप 5 बार ट्राई कर लेना, ये फॉर्मूला को 5 बार ट्राई कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी मच सिंपल क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसको ऐसे शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। लिख लो सबके सब, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में समझ में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको HCF पहले से आता है तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस को स्किप करके डायरेक्टली आप LCM पे जा सकते हो। जो क्वेश्चंस अगर नहीं पा रहे तो वैसे क्वेश्चंस आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली मुझे वीडियो की शुरुआत में बोलना था पर रह गया, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वो ऐसा होगा तो हम लोग उसको सेट कर देंगे बाकी। नाउ फाइंड द LCM ऑफ द 420 एंड 4052। LCM ढूंढना है अभी। HCF को हमने कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 420 को। देखो अगर LCM पूछा है आपको, अगर क्वेश्चन में LCM पूछते तो HCF तो करना ही पड़ेगा, HCF तो करना ही पड़ेगा। LCM बाद में आएगा, तो पहले मैं LCM का फॉर्मूला पहले मिटा देता हूँ, हम लोग बाद में इसका LCM का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, इसको HCF ढूंढ लेते हैं। और LCM पूछा है, मतलब LCM का मतलब है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले ये स्टेप पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LCM तो करना ही HCF तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या कर देते हैं, डायरेक्टली 420 एंड 4052 का पहले क्या करते हैं हम लोग HCF ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 420 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 2 1 जा एंड 0 जा, देन अगेन 2 से 2 1 जा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स की ऐसी गलती होती है, यहाँ पे डायरेक्टली 15 करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आगे वाले वीडियो में बताया है। यहाँ पे अभी 3 से आएगा
तो 3 3 जा 4 सॉरी 3 3 जा 9, एक बचेगा, यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15। अब आगे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे बनेगा 7 1 जा, ठीक है। तो 4 2 0 का इस तरीके से आंसर बनेगा। पहले आएगा 2 1 जा 2, 2 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 0। देन आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे होगा 0, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ना ये अगर डिवाइड करते हो इस तरीके से तो 2 1 जा 2 होगा। यहाँ पे 1 रखने से 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट देना पड़ेगा 0 का। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे बन जाएगा 5 जा 10, दैट्स व्हाई यहाँ पे 105 आएगा, ठीक है। और अगेन 3 से करोगे तो 3 3 जा 9 होगा, एक बचेगा, 3 5 जा 15 होगा, देन 5 7 जा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे 0, 2 2 जा 4, एक बचेगा, 2 6 जा, देन अगेन 2 से 1 0 1 3, और अभी हमने आगे वाला ये सम किया ही था, तो यहाँ पे 1 0 1 3 इज द प्राइम नंबर, डायरेक्टली प्राइम नंबर कर दो। ये वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है, याद कर ही लेना आप लोग के 1 0 1 3 इज द प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग पहले HCF को ढूंढते हैं, तो पहले लिखेंगे 4 2 0, और 4 2 0 में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्या होगा 2 2 3 5 7, ये सब कुछ लिखना है यहाँ पे। देन क्या करेंगे 4 0 5 2, 4 0 5 2, यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 3, 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 3। क्या करना है अभी हमको HCF फाइंड करना है। क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। इसमें भी दोनों में कॉमन 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है कॉमन में, तो वो नहीं लिखने, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज योर आंसर ऑफ द 4। तो HCF क्या बना हमारा 4, लेकिन यहाँ पर HCF पूछा नहीं है, आपको पूछा है LCM ढूंढना है। तो LCM ढूंढने के लिए यहाँ तक तो पहुंचना ही है, समझ में आया। अगर मान लो कि आप अहमदाबाद से निकल के अगर मुंबई जा रहे हो, अहमदाबाद से निकल के अगर मुंबई जा रहे हो, तो आप लोगों को बीच में मतलब कोई एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको मतलब वहां से होके ही जाना पड़ेगा। अगर मान लो कि अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो तो बीच में सूरत या वलसाड़ या कुछ भी आएगा, तो वैसा ही है, समझ में आया। तो उस तरीके से आपको बीच में अगर वो स्टेट आता है, मतलब वो जगह आएगी, ऐसा है। ओके, आप बोलोगे सर बाहर फ्लाइट जाएंगे तो वो अलग बात है, फ्लाइट की बात नहीं चल रही है, और यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता है, अंडरस्टूड। आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे LCM का फॉर्मूला आएगा LCM ऑफ AB, और LCM ऑफ AB क्या आएगा, LCM ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन में HCF ऑफ क्या हो जाएगा AB। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द LCM। ओके, अब क्या करना है हमको, LCM किसका ढूंढना है, ये दो नंबर का। तो ये दोनों नंबर यहाँ पे लिख दो 4 2 0 और लिखना है 4 0 5 2। अगर ये लिखना तो लिखो, वरना चलेगा, डायरेक्टली LCM लिखोगे। अब क्या करना है, ये वाले दोनों नंबर, ये पहला नंबर है A, दूसरा नंबर है B, और ये दोनों नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई, ये जो आंसर आया था वो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 2 0 मल्टीप्लाई बाई 4 0 5 2 अपॉन में, ये मैंने लिखा A, ये मैंने लिखा B, दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन HCF था क्या 4, तो 4 से किसी भी एक नंबर को उड़ा दो, यानी कि डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे इससे, तो 4 का डिवाइड कर रहा हूं मैं इससे, तो क्या होगा 4 1 जा 4, यहाँ पे पार्ट नहीं चलता, यहाँ पे बन जाएगा 4 5 जा। देखो देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं 4 2 0 से 4 को डिवाइड करता हूँ, सॉरी 4 2 0 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो पहला आएगा 4 1 जा 4, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे मैं नीचे अगर 2 दे रहा हूं, तो 4 का टेबल ही स्टार्ट होता है 4 1 जा 4 से, 4 1 जा 4 से, तो 4 के टेबल में 2 आएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जब सिंगल डिजिट इसके टेबल में नहीं आता है तो नीचे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरा नंबर तभी ले सकते हैं जब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 का टैक्स देना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, डिवीजन का रूल है। अब क्या करना पड़ेगा, 4 5 जा 20, तो क्या होगा 4 5 जा 20 करोगे तो 0 0 आ जाएगा, मतलब 105 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पे बचा है 105, ये हमारा फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास, क्या बचा है 105, ऊपर बचा है 105 मल्टीप्लाई बाई 4052, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई, अरे सर बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जितना भी बड़ा हो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 105, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको पता चले कि आपको आया कि नहीं। 5 से शुरुआत करते हैं, या 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले 5 से शुरुआत करते हैं। तो 5 2 जा 10, लास्ट डिजिट है, डायरेक्टली करो तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 कितना होगा 26, कैरी क्या हो जाएगा 2। लेकिन किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाता है, ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 5 0 जा 0 प्लस 2 एज इट इज, और 5 4 जा 20। अब यहाँ पे बीच में सेंटर में 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसके भी साथ करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 से भी मल्टीप्लाई भी करना बाकी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 के पीछे 2 0 है, इसलिए यहाँ पे 2 0 मैथ्स के रूल के हिसाब से यहाँ पे 2 0 पहले रखने पड़ेंगे, बराबर। अब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 जा 2,
1 5 जा 5, 1 0 जा 0 और 1 4 जा 4। अब ये सबका प्लस करो। और मैथमेटिक्स में या किसी भी कैलकुलेशन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सब एडिशन करते हो, तो नंबर के नीचे नंबर सेट करना वो जरूरी होता है, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 + 0 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 + 2 4, 5 + 0 5, 2 + 0 2 एंड ये 4। तो आपका आंसर बनेगा 4 2 5 4 6 0, 4,25,460। इट इज योर एलसीएम। ओ बहुत बड़ा है, तो चलेगा, कितना भी बड़ा हो, हमको आंसर से मतलब है। तो अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो इसको छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम का आंसर बन रहा है 4,25,460। इट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो छोटा सवाल नहीं है, दिखता छोटा था लेकिन अभी पता चलेगा कितना छोटा है ऐसा, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू डू एंड यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस टाइप। Okay students, now the next question is the HCF of, find the HCF of 867 and 255। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन दिया, आप सोच सकते हो कि 6 7 8 दिया तो अच्छा रहता, जल्दी से 2 से होता। ये पहला ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया कि जिसमें 2 से शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लास्ट में दोनों के दोनों नंबर में इवन नंबर नहीं है। लास्ट में कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो पहले हम लोग 8 + 6 + 7 करके ट्राई करेंगे, मतलब 2 से इसमें शुरुआत डिवीजन से नहीं करनी है, 2 से डिवीजन नहीं करना है। आंसर छोटा है, क्वेश्चन छोटा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन को चेंज किया है क्योंकि हमको यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं करना। अब 8 + 6 होता है 14, 14 + 7 होता है 21, तो 3 के टेबल में 21 आता है। ये 3 7 क्या होता है? 3 7 21। दैट्स व्हाई इसको शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से नहीं करेंगे, लेकिन 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है ना। 3 1 3 सॉरी 3 2 6, एक सॉरी 2 बचेगा। यहाँ पे क्या करना है? 8 6 7 को हम लोग 3 से जब डिवीजन करेंगे, 3 2 6 होगा, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 6, ऊपर से आएगा 6 और 3 8 24, 3 8 बाद में करो। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो क्या होगा? 9 27, ठीक है। 3 9 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 289। क्या आ गया? 289। आप सोचोगे सर अब 289 है, अब वापिस प्लस करके देखते हैं। 2 + 8 + 9 करते हैं, तो 2 + 8 10, 10 + 9 क्या होता है? 19। लेकिन 19 किसी के भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ना 7 के टेबल में आता है, ना 11 के टेबल में आता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है इसको आप इसके 3 से ट्राई नहीं कर पाओगे। अब 7 से ट्राई करोगे तो 7 4 होता है 28, लेकिन 7 1 7 होगा, तो 2 रिमाइंडर लेफ्ट होगा, तो 7 से भी नहीं होगा। आप अगर 11 से करते हो तो 11 2 22, लेकिन बचेगा यहाँ पे 6 और 69, वो भी सेट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई डायरेक्टली 13 से करोगे तो भी सेट नहीं होगा। डायरेक्टली ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 17 सा और 17 1 सा 17, तो यहाँ पे डायरेक्टली 289 को 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 17 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया इसको, ठीक है। अब नाउ 552 सॉरी 255 552 नहीं 255। वापिस 2 से ट्राई नहीं कर पाएंगे। वापिस क्या करेंगे? 2 + 5 + 5, 5 + 5 10 + 2 कितना होगा? 12। तो 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से, तो 3 8 24, एक बचेगा 3 5 और यहाँ पे आया 5 आया, मतलब 5 के टेबल में आएगा, तो 5 17 और यहाँ पे आएगा 17 1। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ द एचसीएफ ढूंढने के लिए पहले नंबर लिखेंगे 876 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 3 × 17 × 17 2 टाइम्स। देन यहाँ पे आएगा 255, तो यहाँ पे आएगा 3 × 5 × 17। आपको ढूंढना क्या है? एचसीएफ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दोनों के दोनों नंबर कॉमन है, पहले यहाँ पे 3 कॉमन 17 कॉमन, तो 3 × 17, इट इज योर आंसर। क्या बनेगा यहाँ पे? 51। क्या आ जाएगा? 51। 17 3 होता है 51। इट इज योर आंसर ऑफ द एचसीएफ फाइनल, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा बनता है 51। ये क्वेश्चन में एचसीएफ आएगा हमारा 51। ओके नाउ अब ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस चैप्टर में जिसमें 3 नंबर है, टोटल 3 नंबर्स का एचसीएफ पूछा है। अब तक हमने 2 नंबर्स का भी पूछा है। कभी कभार बाय चांस अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछ सकते हैं या सीबीएसई में पूछ सकते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? 1 2 नंबर नहीं, यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं, देयर आर द 3 नंबर्स। तो यहाँ पे 4 4 1, देन क्या हो सकता है? 5 6 7 एंड ऑल्सो तीसरा नंबर है 6 9 3। अगर 3 नंबर्स का साथ में अगर एचसीएफ पूछा जाए तो हमको तीनों 3 नंबर में से कॉमन निकालना है। पहले हम लोग इसको शॉर्ट आउट करते हैं, और तीनों 3 नंबर ऐसे कि जिसमें इवन नंबर लास्ट में नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता नहीं है। सबसे पहले मैं 3 से ट्राई कर रहा हूं। 4 + 4 कितना होगा? 8 8 + 1 क्या होगा? 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 3,
एक बचेगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा और 3 7 जा होगा 21। 3 से डिवाइड करोगे तो 147 इज द आंसर। अब क्या करोगे 1 + 4 5, 5 + 7 12, इसलिए 3 के टर्म में कंटिन्यू रहेगा। तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा 3 9 जा। अब क्या बच रहा है 49, जो 3 से नहीं होता है, डायरेक्टली 7 का स्क्वायर है, 7 7 जा, तो 7 1 जा 7। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर 3 से ट्राई करोगे तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा 3 7 जा 21। देन 3 से ट्राई करोगे 3 4 जा 12, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 7 7 जा होता है 49। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। 2 से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, 2 की जगह पे 3 से ट्राई करो, लेकिन 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 7 कितना होता है 18, मतलब ये 3 से आएगा। 5 + 6 + 7 ये होता है 18, तो 3 6 जा 18, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 1 जा 3 होगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 26 होगा, 3 8 जा 24 होगा, 2 बचेगा और 27 होगा, तो 3 9 जा क्या होगा 3 9 जा बराबर। अभी भी प्लस करोगे तो यहाँ पे 18 होगा, अगेन 18 होगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड वापिस होगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, अगेन 3 से हो पाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब होगा वापिस 3 से होगा, 3 7 जा और 7 1 जा, मतलब इसमें तो 3 की भरमार लाइन लग गई है। ठीक है, पूरा का पूरा टेबल था वो 3 से कंटिन्यू किया हमने। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी 3 से लिख ही रहा है, तो 3 से करो, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा, अगेन 3 से होगा, अगेन 2 + 1 3, 3 + 3 6 होता है, अगेन 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। अब 3 से नहीं होगा, डायरेक्टली 7 से 7 1 जा 7 1 जा क्या होगा 11 1 जा। आपको इतना स्पीड में शॉर्ट आउट करना आना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन फटाफट से होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर भले दिए है आपको, तो तीनों 3 नंबर का मल्टीप्लाई में हम लोग इसका फैक्टर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आता है 3 × 3 × 7 × 7, ये पहले का नंबर, पहले के फैक्टर। देन दूसरा नंबर लिखना है आपको 5, देखो कैसे क्वेश्चन लिखना है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप अगर खाली मेरा थोपड़ा देख के अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, मतलब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आपको सच में सीखना है तो इसको ध्यान से देख सकते हो। कितनी बार 3 यहाँ पे 4 × 3 है, और यहाँ पे क्या है नंबर 7 लास्ट में है। देन 6 9 3, तो 3 × 7 × 11। ठीक है, अब हमको ढूंढना है फाइनली HCF ऑफ तीनों 3 नंबर का HCF ढूंढना है। तो अब जब 3 नंबर्स अगर दिए हैं, तो जैसा हम लोग 2 नंबर्स में HCF ढूंढते थे वैसा ही सेम करना है। यहाँ पे और कुछ नया नहीं है। यहाँ पे क्या करना है हमको, ये वाला बात याद रखना है आपको कि तीनों 3 नंबर में कॉमन आना चाहिए। जैसे 2 में 10 3 में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, मतलब 2 बार 3 जो दिख रहा है वो तीनों 3 में है, और तीनों 3 में कॉमन होगा, वही आपका HCF बनेगा। 3 × 3। और भी कोई नंबर है जो तीनों 3 में है, तो ये 7 7 7, तो तीनों 3 में क्या आ रहा है 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 को भी कॉमन में बाहर निकाल लो, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा क्या होता है 63। इट इज योर आंसर ऑफ द HCF। तो ये फाइनली जो तीनों 3 में कॉमन है वो आपका आंसर बनेगा HCF का। दिस इज योर फाइनल आंसर, HCF इज 63 बराबर, 9 7 जा होता है 63। देन अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड में, हर बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अंदर से 3 से 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें का एक सवाल है, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है लीप ईयर वाला, जो बार बार पूछा जाता है, स्टूडेंट को जल्दी से नहीं आता, लेकिन इसकी टेक्निक है, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ईजी टेक्निक है, और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, मतलब आपके पास आएंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब है, पहले तो प्रोबेबिलिटी देखो सिंपल क्वेश्चन तो आपको पता ही है, पर इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं या बी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग को सेक्शन ए के अंदर ज्यादातर ये सवाल आते हैं। कैसे शॉर्ट आउट करेंगे देखते हैं, और हर एक क्वेश्चन का 1 1 मार्क होता है। देखो प्रोबेबिलिटी की टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है, पर आप अगर देखने जाओ तो उसमें कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबके सब क्वेश्चन छोटे छोटे 1 1 मार्क के। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके आपको 1 1 मार्क के सवाल इनबिल्ट दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है। देखो यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन लीप ईयर, और मैंने दूसरा लिखा है लीप ईयर। पहले तो लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, वैसे तो आप टेस्ट में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर गलती से आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल ईयर, ये नॉन लीप ईयर का मतलब है ये नॉर्मल ईयर लिखा है। क्या लिखा है हमारा, नॉर्मल ईयर लिखा है। जब ऐसा लिखा होता है नॉन लीप ईयर, उसका मतलब होता है नॉर्मल ईयर, जो हर साल आता है। जैसे कि अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो 2025 इज द नॉर्मल ईयर, इसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर। गर्ल्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे 2025 इज द नॉर्मल ईयर, अभी का रेगुलर ईयर चल रहा है। क्योंकि अगर मान लो कि लास्ट में अगर 24 यानी लास्ट ईयर जो हमारा था 2024 वो था लीप ईयर,
लीप ईयर में और इसमें क्या फर्क है मैं बताता हूँ। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार, यानी 4 साल में एक बार आता है, उसको बोलते हैं लीप ईयर, जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं। टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और लास्ट में अगर वो दोनों जो डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल पे आते हैं तो वो सारे के सारे लीप ईयर हैं। तो लास्ट ईयर 24 था तो 4 6 24। अब कब आएगा? 2028 जो आएगा वो आपका लीप ईयर आएगा, क्योंकि 4 7 28 होता है। फिर उसके बाद कब आएगा? 32 इज द लीप ईयर, बराबर विल बी द लीप ईयर। देन कौन सा आएगा? 36। मतलब हर 4 साल में जो लीप ईयर आता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है? जैसे अभी 2025 का ईयर है, उसमें कितने दिन है? 365 डेज। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, कहाँ क्या डस्टर भाई? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं। अगर जैसे कि ये वाला साल 2025 वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीप ईयर। यानी कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा है उसके बारे में ध्यान देना है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना थोड़ी देर के लिए कि इसमें क्या करना है। तो अगर आपको लीप ईयर पूछा है तो 366 डेज, और नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर दिया है तो 365 डेज। अब देखना, पहले मैं लीप ईयर का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ईयर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सुनो, यहाँ पे कितने दिन होते हैं? 365। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? लिसन हियर, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का फेमस फॉर्मूला है, प्रॉब ऑफ ए इक्वल टू एम अपॉन एन। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, मतलब कोई भी लेटर लिख सकते हो। आप चाहो तो प्रॉब ऑफ इवेंट लिख सकते हो, इवेंट का ई लिखो, आप अपना खुद का नाम लिख दो। अगर यहाँ पे संडे पूछा है, मतलब नाम पुराना लिखना है, खाली फर्स्ट लेटर लिखना है, फर्स्ट इनिशियल लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा है संडे तो मैं लिखता हूँ प्रॉब ऑफ एस, ठीक है। प्रॉब ऑफ एस इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है एम अपॉन एन। m का मतलब होता है, लिसन हियर, इट इज द फॉर्मूला और ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो m का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, मतलब जितने आंसर आने वाले हैं वो हमारा m है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को लोग बोलेंगे n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो टोटल ईयर के जो दिन है वो सबके सब यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए उनका आंसर रॉन्ग होता है। एक्चुअली 365 डेज को कभी लिखना ही नहीं है, ना 366 को डे को भी लिखना नहीं है। तो आप बोलोगे सर पहले n आएगा क्या? और n हमेशा बड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? n हमेशा बड़ा होता है, तो m उससे छोटा होगा। तो आप लिखोगे क्या? n में क्या लिखोगे? क्या 365 डेज लिखोगे? नहीं, आप बोलोगे सर संडे मंडे। यस, इधर जो संडे मंडे कोई भी एक दिन दिया होता है, कोई भी एक दिन दिया होगा, चाहे मतलब टोटल डेज कितने होते हैं वीक में? 7 डेज होते हैं। आपका भले टोटल 365 डेज साल में होते हैं, लेकिन वो 7 डेज ही बार बार रिपीट होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे, मतलब व्हाटएवर एल्स, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे देन वापस आएगा संडे, मतलब वो वही का वही रिपीट होता है। तो टोटल हमारे पास दिन कितने वीक में? 7 डेज है, तो वो हमारा n बन जाएगा 7। मतलब जब भी डेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी डेज वाला क्वेश्चन है, उसमें फिक्स है, n की वैल्यू फिक्स होती है 7। तो यहाँ पे 366 नहीं आएगा या 365 नहीं आएगा, क्या आएगा? n की जगह पे लिखना है हमको 7। तो मैंने बोला था कि बड़ा नंबर हमेशा नीचे आता है, तो यहाँ पे छोटा नंबर मतलब m की वैल्यू इससे छोटी ही आएगी। क्या आएगी? इससे छोटी आएगी। अब कैसे करते हैं? तो 52 संडे पूछा, पर आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ कि टोटल डे कितने होते हैं नॉन लीप ईयर में, यानी नॉर्मल ईयर में 365, उसको हमको क्या करना है? ये 365 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 5 35, क्या होता है? 7 5 35, कितना बचेगा? 1, ऊपर से आएगा 5, 7 2 कितना होता है? 14, क्या बचेगा? 1। ये जो रिमाइंडर बचा ये बहुत काम का है, ये जो रिमाइंडर बच गया बहुत काम का है। ऊपर आ गया 52 का मतलब है कि वीक में जो आने वाले 7 डेज, सुनना, वीक में जो आने वाले 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वापिस संडे वापिस मंडे, मतलब वो रिपीट होते हैं 365 दिन तक, ये 7 दिन रिपीट होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक साल में कम से कम हर एक दिन, ये 7 के 7 दिन, हर एक दिन कम से कम 52 टाइम्स तो आएंगे। समझ में आया? मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं, उसके अंदर हर एक दिन कम से कम 52 टाइम्स तो आता ही है, 52 टाइम्स तो आता ही है। मतलब ये अगर आएगा तो समझ जाने का कि 52 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो 364 होता है। क्या होता है? 364। देखते हैं, 7 2 14, कैरी 1, 7 5 35 प्लस 1 36, तो आ गया 364। मतलब आपके अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 365 डेज में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, हमारी रिमाइंडर है। ये क्या बच रहा है? हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ये रिमाइंडर जो बचता है वही हमारा क्या होता है? एम होता है। वही हमारा क्या होता है? एम होता है। तो हमको जो 1 बच रहा है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 52 तो हो गया, तो ये तो 0 हो गया। 364 में ये तो 0 बन जाएगा। मान लो यहाँ पे 364 लिख देता मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये तो बराबर था, अब यहाँ पे क्या आ जाता? 14, तो यहाँ पे हो जाता 0 मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता नहीं, तो वो आएगा, आंसर नहीं आएगा। लेकिन
यहाँ पे टोटल साल में, सुनना ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, यहाँ पे आता है 15, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1, ये 1 जो रिमाइंडर है वही हमारा m बन जाएगा। तो मैंने फिक्स तो बोला है, m की वैल्यू तो फिक्स है 7, और यहाँ पे क्या आएगा 1, जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा आंसर है। तो 52 संडेज के लिए क्या आंसर आ जाएगा 1/7। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू डिटेल में, थोड़ा सा समझा लेता हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर संडे के मंडे के, तो आपको ये समझना है। अगर नॉर्मल ईयर है उसमें नॉर्मल ईयर के अंदर टोटल साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से हर एक दिन कितनी बार आता है 52 टाइम्स, तो नॉर्मली आता है तो 364 हो जाता है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचता है, ठीक है 1 बचता है। ओके, तो ये जो 1 बचा रिमाइंडर वो आपका m बनेगा, तो यहाँ पे m आ जाएगा हमारा 1, और n कितना है, वीक में डेज कितने होते हैं 7, बस ये आपका आंसर हो गया। तो टोटल पहला पूछा था 52 संडेज कितनी बार आते हैं, तो नॉर्मल ईयर में P ऑफ S, पहला सवाल का आंसर करते हैं 52 संडेज का प्रोबेबिलिटी आएगा m/n, m का मतलब है फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पे आएगा 1/7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 52 संडेज आने के, सॉरी माय मिस्टेक, 52 संडेज आने के आंसर में तो यहाँ पे क्या, यानी 53 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, 53 पूछा जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर में आएगा आंसर। ये मैं सेकंड नंबर का आंसर बोल रहा हूँ पहले। 53 संडे मतलब एक संडे एक्स्ट्रा होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 52 तो नॉर्मल बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली ये तो फिक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, तो इसमें तो आंसर 1 ही बनेगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे आंसर आएगा 1/7 का, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1/7 का। और अगर लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है, टोटल 66 डेज होते हैं। सुनो यहाँ पे, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, तो 366 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो आपका आंसर आएगा m = 2, n = फिक्स है। तो यहाँ पे 53 संडेज की बात चल रही है, इसकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 53 संडेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 52 तो कॉमन है, वो आने ही वाले हैं, 52 तो सभी के सभी नंबर्स आने ही वाले हैं, तो वो तो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे फिक्स वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे, पहले मैं 53 की बात कर रहा हूँ, 53 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर में क्या होगा, 366 है, तो m की वैल्यू बन जाएगी 2। यहाँ ये m की वैल्यू 2 कैसे बनी, तो 366 को डिवाइड करना है 7 से, लास्ट में आता है 364, आपका रिमाइंडर बचेगा 2, इसलिए हमारा यहाँ पे 2 बार, वीक में ऐसे 2 दिन है जिसमें हम लोग को रिपीशन हो सकता है। 52 टाइम्स तो कॉमन है, 53 टाइम्स 2 दिन ऐसा है कि जिसमें 53 टाइम्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब ऑफ s = अगर लीप ईयर है तो आंसर आएगा 2/7, m/n का वैल्यू आ जाएगा 2/7, क्या हो जाएगा 2/7। और अगर नॉन लीप ईयर है तो 53 का आंसर आएगा 1/7, क्या आएगा 1/7, ठीक है। ओके लिसन, ये डाउट मैं फिर से क्लियर करवा रहा हूँ, हम लोग अभी 52 की बात नहीं कर रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन लीप ईयर एंड द लीप ईयर, उसमें ऐसा बोला है 53 संडेज, क्या बोला है 53 संडेज। तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। हमको क्या करना है, टोटल डेज क्या है, तो कितने होते हैं हमारे पास 7 डेज ही होते हैं, बराबर 7 डेज ही बार बार रिपीट होते हैं, तो हमको दोनों को 7 से डिवाइड करना है। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 5 35, कितना बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 5, 7 2 होता है 14, कितना बचेगा 1। मतलब अगर नॉर्मल ईयर होगा तो भी एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, और 52 टाइम्स तो वो सभी के सभी दिन, सातों के सातों दिन 52 टाइम्स तो आने ही वाले हैं, बराबर आने ही वाले हैं। इसलिए एक दिन ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग बोलेंगे m, जो ये बच रहा है रिमाइंडर को हम लोग बोलते हैं m, क्या बोलते हैं रिमाइंडर को हम लोग बोलेंगे m। हमारा n क्या बन जाएगा 7। तो नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर के लिए 53 संडेज लाने के प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसा लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा 53 संडेज, क्या होगा 53 संडेज फॉर नॉन लीप ईयर यानी नॉर्मल ईयर। तो उसके लिए हमारा क्या आएगा m/n, हम लोग लिखते हैं प्रॉब ऑफ s = m/n, क्या लिख रहे हैं प्रॉब ऑफ s = m/n। m की वैल्यू कितनी आई अभी, रिमाइंडर जो बचा आपका m बन गया, तो m 1 है और n क्या है 7 है, बस ये खत्म हो गया। तो आपका ये नॉर्मल लीप ईयर होगा, तो आपका आंसर आएगा 1/7। और अगर मान लो कि लीप ईयर है, क्या है, और आंसर वही का वही 53 संडे का, 53 संडेज। लेकिन अगर मान लो कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 होते हैं, 366 को डिवाइड करोगे किससे 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 रिमाइंडर बचेगा जब डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे m बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, इसलिए आप लोग प्रॉब ऑफ s = m/n करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/7, दिस इज योर आंसर।
बराबर। और इसकी टेक्निक है कि 5 में से 3 को निकाल दो, बचेगा कितना 2 अपॉन में 7, एन फिक्स है 7। डन है। अब हम लोग 52 के बारे में बात करते हैं। 53 में समझ में आया? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी सवाल में क्वेश्चन में गलती होती है। तो मैंने बताया अभी आपको कि 53 संडेज जो है अगर नॉर्मल ईयर में होगा तो उसका आंसर, यानी हम लोग को पहले लिखा था हमने 53 संडेज का, 53 संडेज इन अ नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितना होता है 365। अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचती है 1 इज द रिमाइंडर, एक बचती है रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल ईयर के लिए हम लोग 53 संडेज की बात करते हैं। किसकी बात चल रही है? 53 संडेज की। तो आंसर आता है 1/7। इसको m गिनना है। टोटल हमारा साल में दिन होते हैं, कितने होते हैं 7 डेज होते हैं, इसलिए 1/7। और अगर लीप ईयर की बात चल रही है, अगर मान लो कि 53 संडेज अगर लीप ईयर की बात चलती है तो लीप ईयर में क्या होगा 366 डेज होते हैं। 366 डेज डिवाइड बाय 7 करोगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा प्रॉब ऑफ एस 53 संडे के लिए लीप ईयर के लिए आंसर आएगा 2/7। क्या हो जाएगा m अपॉन n, ये आंसर हो जाएगा 2/7। लेकिन रुकना अभी मेन सवाल आने वाला है 52 संडेज का। मेन सवाल आने वाला है 52 संडेज का, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलतियां होती है, अब मैं शॉर्ट आउट करवाने जा रहा हूं। यानी ये 53 संडेज का आंसर आ गया लीप ईयर में, सॉरी नॉर्मल ईयर में 1/7। 53 संडेज नॉर्मल ईयर 1/7। अगर लीप ईयर 366 डेज यानी 53 संडेज इन लीप ईयर 2/7। पर नॉर्मल ईयर में अगर मान लो कि 52 संडेज है तो उसका आंसर सॉर्ट आउट करने के लिए अभी जो मेन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो नंबर 1। अभी हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम लोग ने 53 संडे वाला कर लिया, इसको हटाओ। अब हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं 52 संडेज वाला का। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें गलतियां होती है। देखो अभी मैं नॉर्मल ईयर में दे होते 365, मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 5 35 और क्या बचता है रिमाइंडर 1, यहाँ पे आएगा 5, 7 2 कितना होता है 14, बचेगी रिमाइंडर 1, तो मतलब 1 रिमाइंडर आ रही है। अब सुनना, लेकिन यहाँ पे आंसर बन रहा है 52, मतलब 52 जो है वो हर कोई दिन 52 टाइम्स तो पूरे साल में रिपीट होता ही होता है। 52 टाइम्स हर एक दिन मतलब 52 टाइम्स तो क्या हो रहा है रिवीजन हो ही रहा है, मतलब ये तो फिक्स ही है। तो मतलब क्या हो जाता है इसका, अगर देखने जाओ तो 52 टाइम्स ईच एंड एवरी डे आता है तो उसका मतलब होता है वो श्योर इवेंट हो गई। और श्योर इवेंट मतलब क्या होता है 1, लेकिन आंसर 1 नहीं है इसका, आंसर इसका 1 नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 52 संडेज की अगर नॉर्मल ईयर में अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो आपको लिखना है कि नॉर्मल ईयर में क्या है 52 संडेज अगर संडेज आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉब ऑफ, पहले तो लिखते हैं नॉर्मल ईयर में एस लिखते थे m/n। तो हमको क्या करना है इसमें, ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है प्रॉब ऑफ s बार करना है, या ऐसा बोल सकते हैं कि फिक्स हमारा जो बोलते हैं ना 1 मतलब क्या होती है श्योर इवेंट, उसमें से आपको क्या करना है जो 53 संडेज था, 53 संडेज में रिमाइंडर कितना बच रहा था 1, तो उसमें से आपको 1/7 को क्या करना है माइनस करना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मली जो एक साल में एक दिन जो बचता है रिमाइंडर बचता है तो उसको 1/7 को 1 में से माइनस करना है। इसका जो आंसर आएगा इसमें एलसीएम करना पड़ेगा, तो 7 1 7 होगा, -1 करो अपॉन में 7 तो आपका आंसर आएगा 6/7। तो 52 संडेज अगर आए उसकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो 6/7 इज द आंसर इन अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर को शॉर्ट आउट करना है। एंड अगर मान लो कि लीप ईयर में अगर आपको 52 संडेज पूछा जाए तो लीप ईयर में पहला तो हमारा आंसर था कि लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा आते हैं, रिमाइंडर बचता है 2, इसलिए 53 संडेज का आंसर था 2/7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको शॉर्ट आउट करना है तो m/n होगा, और m/n मतलब क्या होता है, इसमें m/n को किस तरीके से करना है, श्योर इवेंट की मतलब 52 टाइम्स तो सभी के सभी डे आते हैं, उसमें से हमको क्या करना है इसको 2/7 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 5/7। क्या आंसर बनेगा, इसका एलसीएम करोगे तो 7 1 7 -2 यानी 5/7 इट इज योर आंसर। बराबर। तो अगर लीप ईयर में 52 संडे पूछा जाए तो 5/7, यहाँ पे पूछा जाएगा तो 6/7 इट इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि श्योर इवेंट है 52 टाइम्स तो हर एक संडे आने वाले ही है तो उसका 1 होगा, और 1 में से इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। एक प्रोबेबिलिटी का और एक क्वेश्चन है डाइस वाला, जिसको 2 बार उछाल है। डाइस मतलब आपने स्नेक एंड लैडर खेला हुआ, सांप सीढ़ी है ना, तो स्नेक एंड लैडर खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोटी सी डाइस होती है जो क्यूब होता है और उसमें 1 2 6 डॉट होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इस तरीके से 6 डॉट्स होते हैं। आप सबको पता ही हो, हम लोग डाइस से खेलते हैं। तो वैसी ऐसी क्यूब वाली डाइस होती है जिसमें एक जगह पे 1 डॉट होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, टोटल 6 टाइप के उसमें स्क्वायर बनते हैं, टोटल 6 होते हैं। अगर आप घुमा के देखोगे तो चारों चार साइड
चारों चार साइड, तो 1 2 3 4 और ऊपर एक और नीचे एक, तो 5 और 6, टोटल 6 नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं 6, तो नंबर ऑफ एन होता है 6। लेकिन अगर डाइस को एक ही बार उछालोगे तो नंबर ऑफ डाइस में 6 नंबर आएंगे, पर अगर मान लो कि अगर डाइस को अगर 2 बार उछालते हैं या 2 डाइस को एक साथ में उछालते हैं तो 6 नहीं होंगे, या 6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी नहीं करना है। ये ज्यादातर स्टूडेंट की गलती होती है, 6 2 करते हैं, नहीं, एक्चुअली 6 6 यानी टोटल रिजल्ट होगा 36। टोटल एन क्या बन जाएगा अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए डाइस वाला तो ज्यादातर ये बात याद रखनी कि नंबर ऑफ डाइस जो है अगर 2 टाइम्स उछाली जाए या 2 डाइस को एक साथ में उछाला जाए तो 6 6 रिजल्ट करना है, मतलब 36। आपको अगर ना समझ में आए तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 13 देखना। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 13 ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एन लिखने जा रहा हूँ। एन को कैसे लिखते हैं, यानी अगर 2 टाइम अगर डाइस को उछालते हैं तो किस तरीके से एन बनेगा हमारा। तो एन में ऐसा बनता है जैसे कि 1 नंबर है पहले, अगर मान लो कि पहले डाइस को उछाला उसमें सब में 1 आया तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 को 6 टाइम लिख दो, पहले 1 को 6 टाइम लिख देते हैं ऐसे, 1 को 6 टाइम, ये हो गया 1 1 1। मैं लिखता हूँ पहले 1 1 1 1 1 को 6 टाइम में लिख देता हूँ पहले, ठीक है। कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5, अभी भी और एक छठी बार आएगी, ठीक है, बस ये हो गया 1। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि दूसरी जो डाइस है उसमें लिखते हैं पहली बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, वैसे हर एक के लिए करना है। मतलब दूसरी बार मान लो कि उछाला तो पहले नंबर में पहली डाइस में 2 बार 2 आए, फिर वापिस 2, उसको भी 6 बार लिख दो, यानी इसको भी क्या करना है हमको 2 को भी 6 बार लिखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला। ऐसा ऐसा करने जाओगे तो टोटल 6 तक लिखना है, मतलब 36 रिजल्ट बनेंगे। यहाँ पे फिर से क्या लिखना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगेन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, तो 3 को भी कितनी बार लिखना है 6 बार, लेकिन यहाँ पे आएगा 3 1, देन आएगा 3 2, यहाँ पे आएगा 3 3, देन आएगा 3 4, देन आएगा 3 5, देन आएगा 3 6, ठीक है। अब 4 की बारी, तो यहाँ पे आएगा 4 1, देन आएगा 4 2, देन आएगा 4 3, देन आएगा 4 4, देन आएगा 4 5, देन आएगा 4 6। अब मान लो कि 5 की बारी करते तो 5 यानी 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। अगेन 6 की बारी, तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इसलिए टोटल रिजल्ट बनते कितने हैं 36 रिजल्ट बनते हैं जब एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 डाइस को एक साथ में उछालो। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट बनेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, तो एन हमारा बन जाएगा 36। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो कि आपको ऐसा पूछा जाएगा, सुनना प्रोबेबिलिटी कैसे पूछते हैं इसमें पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सेम नंबर दोनों डाइस में आए। क्या पूछा है, सेम नंबर दोनों डाइस पे आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पर ध्यान देना, सेम नंबर कैसे होते हैं, तो सेम नंबर कहां पे दिख रहे हैं, देखो 1 1 इज द सेम नंबर, 2 2 इज द सेम नंबर, 3 3 इज द सेम नंबर, 4 4, 5 5 एंड 6 6। मतलब मैं यहां से ऐसे इसको लिख सकता हूं। हम लोग अगर इसको ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली मैंने हाथ से लिखा है तो थोड़ा मतलब ध्यान से नहीं लिखा है, वरना अगर एग्जैक्ट नंबर के नीचे नंबर आते तो ये ऐसे क्रॉस में सीधा आ जाता, ठीक है। पर हमको ये समझ में आएगा कि ये जो नंबर है, जितने भी नंबर मैं ऐसे राउंड कर रहा हूं वो सारे के सारे सेम नंबर है, बराबर। तो कितने नंबर बन रहे हैं, ये हमारा बनेगा m। सेम नंबर में प्रोबेबिलिटी ढूंढने का पूछे जाए तो हमको आंसर तो हमको करना ही है कि भाई सेम नंबर मतलब s लिख देता हूं मैं, m अपॉन n। प्रोबेबिलिटी में यही फॉर्मूला कॉमन है, m अपॉन n का, ठीक है। तो यहाँ पे m हमारा क्या बने, n तो बन जाएगा 36 फिक्स है, लेकिन m क्या बनेगा, सेम नंबर। तो सेम नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो हमारा m बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6, n कितना है 36, तो 6 6 पीछे पीछे का n नहीं काटना है, मतलब 6 नहीं काटना है, 6 6 करना है, तो क्या बनेगा, ऊपर कुछ भी नहीं 1 और नीचे आएगा 6, तो 1/6 इट इज योर आंसर। 1/6 इट इज योर आंसर ऑफ द सेम नंबर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए, अब सुनना, अभी और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया। अगर ऐसा पूछा जाए कि सम, मतलब मान लो इसको मैं हटाता हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं इसकी जगह पे। यहाँ पे अगर मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आया है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम नंबर वाला क्वेश्चन हो गया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो सेम नंबर पूछे जाए तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर आएंगे, अपन में 36 करोगे 1 6 ऊपर 6 लिखना नहीं है, नीचे 6 लिखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किस में होती है, फ्रैक्शन में होती है या 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी का नंबर किसमें होता है, 0 to 1 के बीच में होता है, तो सेम नंबर की आंसर आएगा 1/6। अब सुनना, अगर मान लो कि ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द, इसमें ऐसा पूछा जाए कि कोई भी ऐसा पूछा जाए, मान लो कि क्वेश्चन पूछा है सम इज
8। आपको पूछा जाए कि सम अगर दो डाइस को एक साथ में उछालते हैं तो उसमें सम आना चाहिए 8। क्या आना चाहिए सुनना, 8 आना चाहिए सम में। तो आपको ये देखना है कि किसी में 8 आता है कि नहीं। दोनों डाइस का प्लस करने से 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 8, वो आपका बन जाएगा m। n तो फिक्स ही है तो हमको पहले m ढूंढना है। हम लोग क्या करेंगे, सम इज 8, तो क्या करेंगे प्रॉप ऑफ a लिखता हूं मैं, सम इज 8 m अपॉन n। पहले हम लोग m ढूंढते हैं। सुनना यहाँ पर पहले नंबर को देखो, यहाँ पे कहीं भी जाओगे तो 1 + 6 तक है। 1 + 6 कितना होता है 7, तो 8 नहीं चलेगा। मतलब ये इसमें से एक भी नंबर नहीं आएगा, पहली लाइन में से एक भी नंबर नहीं आएगा। क्या पूछा है, टोटल सम दोनों डाइस को उछालने के बाद सम बनना चाहिए 8। तो पहले वाले में कहीं पे भी 8 बनता नहीं, मैक्सिमम कितने बन रहे 7 बन रहे, तो पहले में से कुछ नहीं आएगा। दूसरे में से देखने जाओगे तो लास्ट खाली बनेगा 2 + 6, 2 + 6 यानी 8 होता है। अब देखना ये ऐसे उल्टा जाएगा, तो 2 + 6 पहला नंबर, देन 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3 और 6 + 2। इतने नंबर आएंगे आपके जिसमें सम बनेगा आपका क्या बनेगा 8 बनेगा। सॉरी मैंने थोड़ा क्रॉस में लिखा है इसलिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिखा है तो समझ में नहीं आएगा, पर आपको मैं समझा रहा हूँ समझना। तो 2 6 8 होता है, 3 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है और 6 2 8 होता है। ठीक है, समझ में आया। कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5। तो हमारा n क्या बन गया 5, n कितना है 36, तो 5/36 इट इज योर आंसर। और इसमें सम कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको 8 की जगह पे 7 भी पूछे, 9 भी पूछे, 11 भी पूछ सकते हैं। मान लो कि हम लोग को दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो कि सम इज 7 तो कितना आएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, मतलब टोटल 6 नंबर आएंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे सम वाले क्वेश्चन तो कितने भी पूछ सकते हैं, सम वाले नंबर तो कितने भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं सम इज 1, तो 1 में कोई भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 1 से तो स्टार्ट ही होता है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो सम इज 1 किसी में भी आएगा नहीं। तो अगर पूछा जाए सम इज 1, इसमें अगर सम इज 7 आएगा तो कितना आएगा 6/36, अगेन आएगा 1/6 बराबर। अगर पूछा जाए सम इज 1, तो 1 में तो शुरुआती 2 से होती है, 1 + 1 2 से होती है, तो मतलब आएगा ही नहीं, तो m क्या हो जाएगा 0, तो नॉट पॉसिबल यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। आपको पूछा जाए सम इज 13, क्या पूछा जाए सम इज 13, तो 6 + 6 मैक्सिमम कितना होगा 12, 13 भी आएगा नहीं, इसलिए 13 अगर 1 या 13 दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो आंसर क्या बन जाएगा 0, इम्पॉसिबल इवेंट बराबर। अगर पूछा जाए सम इज 2, तो ओनली 1 नंबर बराबर, तो m बन जाएगा 1, तो 1/36। अगर पूछा जाए सम इज 12, सम इज क्या पूछा जाए 1 की जगह 12 पूछा जाए तो ओनली 1 नंबर 6 6। तो ऐसे कोई भी सम पूछ सकते हैं, कोई भी सम पूछ सकते हैं, मतलब इसमें से कम 10 से 15 सवाल बन सकते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेम नंबर वाला था, देन सम कोई भी पूछ सकते हैं। सम में 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे। अगर मान लो 3 पूछा जाए तो ये 2 नंबर, 4 पूछे तो 1 2 3 नंबर, 5 पूछे तो 1 2 3 4 नंबर। समझ में आ रहा है। 6 पूछे तो मतलब इस तरीके से सम करते जाने का, दोनों के प्लस करोगे वो नंबर आना चाहिए, तो आपका ये m बन जाएगा। n तो फिक्स ही है 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन को करोगे तो इसमें से कम 10 से 15 सवाल बनेंगे। इस क्वेश्चन में से 10 से 15 सवाल बन सकते हैं। तो अगर डाइस को अगर 2 टाइम्स उछाला जाए तो टोटल n बनेगा आपका 36। आंसर इसका क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। सम मान लो कैसा पूछा जाए कि आपको सम इज 9, क्या पूछा जाए सम इज 9, तो 9 में क्या करना है पहले ये देखना है, एक तो 6 3, देन 5 4 4 5 एंड 3 6, तो 1 2 3 4 नंबर। समझ में आया। तो m बन जाएगा 4/36, जो भी आंसर आए 4/36 मतलब 1/9। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस डाइस के पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं बोर्ड में। डाइस को 2 टाइम्स उछालते तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं, बस यहाँ तक हम लोग रखते हैं प्रोबेबिलिटी में। थैंक यू।